हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 12वीं से अपने पहले अध्याय स्थिर वैद्युतिकी का टॉपिक क्या लेके हैं? कूलम नियम। ठीक है, कूलम का नियम क्या बोलता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब दो बिंदु आवेश की बात कर लेते हैं, Q1 Q2। बिंदु आवेश का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो उनके परस्पर जो उनके बीच की दूरी है, इसको मार से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है, इनकी जो मात्रा है वो बहुत कम है उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनकी मात्रा कम ही है, बट उस दूरी के हिसाब से इनकी मात्रा कम है, इसलिए इनको हम बिंदु आवेश बोल रहे हैं। और उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब आकर्षण भी हो सकता है दोनों के बीच में या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर दोनों ही धनात्मक है तो क्या होगा बीच में? प्रतिकर्षण। दोनों ही ऋणात्मक है तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो उनके बीच में लगने वाला बल होगा आकर्षण बल। ठीक है, तो जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? उनके आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ऐसे बोल रहे हैं ना। ठीक है, अगर मैं Q1 की या Q2 की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो जो बल है वो भी बढ़ जाएगा। अगर इनके बीच की जो दूरी बढ़ा देते हैं तो उसके व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो बल कम हो जाएगा और अगर दूरी कम होगी तो बल बढ़ जाएगा। इन दोनों से हमें पता चलता है, इक्वेशन को हम मिला लेंगे, ये हो जाएगी। और आपको पता है इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? कोई नियतांक या कांस्टेंट यूज करते हैं। नियतांक या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इसकी जो हम मात्रा बोलते हैं वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे कि जो आवेश हैं, आवेशों के बीच में जो हमने माध्यम रखा है वो एयर है, वायु है, निर्वात है। ठीक है, अगर हमने कुछ और माध्यम रख दिया तो इसकी जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसकी जो हमें वैल्यू पता है वो होती है, इसकी वैल्यू पे हम नोट कर लेंगे, इतनी होती है। ठीक है जी, और पीछे इसके मात्रक लगाएंगे तो कूलम, क्योंकि ये कूलम है। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो नीचे आ जाएगा न्यूटन, और आर का स्क्वायर है तो मीटर का वर्ग, मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर लेंगे अपनी, तो पाई की वैल्यू हमें पता है इतनी होती है, और इसकी वैल्यू हमने बता दी कि इतनी होती है। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू हम भी ज्ञात कर सकते हैं, या आप इसको याद भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और इसके जो मात्रक हो जाएंगे वो इसके रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि न्यूटन मीटर का वर्ग अपॉन में कूलम का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो बल है वो इतना आ गया, या इतना आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बीच में कोई कुचालक रख लें, ठीक है, तो इस बल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? Fm से। और यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट, इस नियतांक की जगह लग जाएगा दूसरा नियतांक, खाली एप्सिलॉन नॉट, खाली एप्सिलॉन। ठीक है, खाली एप्सिलॉन लग जाएगा। ठीक है, और अगर इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो इसकी जो मात्रा होती है वो एप्सिलॉन नॉट गुणा के होती है। ठीक है, ये के अलग है, ये आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और ये जो के है वो अलग है। तो मैंने इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी।
ठीक है जी। अगर दोनों बलों को आप डिवाइड कर लोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, है ना। और या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो ये। तो ये जो इसको बोलते हैं, ये भी एक तरह का नियतांक है, इसको हम बोल सकते हैं परावैद्युतांक। और इसकी डेफिनेशन अगर हम इसकी बनाएंगे तो क्या बोलेगी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल अनुपात, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल जब बीच में क्या रखा हो, हमारे इन दोनों आवेशों के बीच में कोई कुछ अलग रखा हो, ठीक है, लगने वाले बल का अनुपात होता है ये परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये था आपका कूलाम का नियम। 2 मार्क्स में आ जाता है बोर्ड में आपका। अच्छा, अब कई बार पूछ लेते हैं एक कूलाम क्या होता है बताओ। तो एक कूलाम की जो डेफिनेशन हो जाएगी, एक कूलाम, और आपने इसकी वैल्यू भी निकाल ली थी और ये ले लिया हमने 1 मीटर। तो जो F आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कूलाम की जो है डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो 1 मीटर दूरी पर रखे निर्वात में रखे परिमाण अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूर निर्वात में रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है जी, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूर निर्वात में रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कई बार। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप, इसके सदिश स्वरूप की हम बात करते हैं। ठीक है, सदिश स्वरूप। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं, 2 आवेश ले लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों ही धनात्मक आवेश हैं, दोनों ही धनात्मक आवेश हैं। तो जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा, यानी कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो हो जाएगा F12, और इसके ऊपर जो आवेश लगेगा वो भी बाहर की साइड दिखाएंगे, उसको हो जाएगा F21। ठीक है, सदिश स्वरूप क्या होता है, जिसमें आपकी मात्रा और दिशा दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात, बीच की जो दूरी है r है, ठीक है, तो ये आपका
एकांक वेक्टर है, एकांक की वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। ये सिर्फ आपका क्या करता है, दिशा बताता है कि जो Q1 है, Q1 आवेश पर किसकी साइड से की वजह से बल लग रहा है, Q2 आवेश की वजह से बल लग रहा है। ठीक है, Q, तो यहां से हम निकालेंगे अपना, तो ये होता है आपका, और यहाँ पे जो कि हमने इसका क्या दिखाना है, हमने इसका सदिश स्वरूप दिखाना है। तो यहाँ पे ये r∩21 दिखा देगा कि जो F12 बल है वो इस पर Q2 जो है आवेश वो Q1 पे इंगित कर रहा है इसको। ठीक है, ये आपका r∩21 उसको दिखाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका बल 1 जो है वो दिखाएगा आपका ये। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का जो है इक्वल है, ये दोनों r12 और r21 इक्वल है, बस इनकी जो दिशा है वो अलग अलग है। एक बता रहा है कि Q1 पे Q2 की वजह से बल लग रहा है, दूसरा बता रहा है कि Q2 पे Q1 की वजह से बल लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपके इक्वल ही हैं, बस किसका अलग है, दोनों की दिशा अलग है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से आपका जो बल F12 है वो किसके इक्वल है, क्योंकि बाकी तो दोनों ही इक्वल ही है सारी वैल्यू, बस यही भिन्न है, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो इसके इक्वल है कि जो हमारा बल F12 है वो किसके इक्वल है, माइनस ऋणात्मक F21 के। इससे हमारा एक न्यूटन का तीसरा नियम भी सिद्ध होता है। ठीक है, तो एक क्या बताता है, न्यूटन के तीसरे नियम को प्रमाणित करता है। और दूसरा यह, जब हमने बात की थी कूलाम के नियम की, तो यहाँ पे एक बात थी कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश का मतलब क्या है कि अगर इस रेखा को, जो दो आवेशों को मिला रही रेखा, तो इस पर ये बल लगेगा, यानी कि इसको हम केंद्रित बल बोल सकते हैं। तो ये जो कूलाम का नियम है, इससे ये पता चलता है कि ये बल केंद्रित होता है। अच्छा, हमने 11वीं में पढ़ा था प्रतिकर्षण का बल। अगर प्रतिकर्षण के बल की और कूलाम के बल की बात करें, जो हमने इस बल की बात की है, ठीक है, तो उसमें क्या अलग हो सकता है, उसमें हमेशा हमें यहाँ पे पढ़ा था आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल। वहाँ पे सिर्फ आकर्षण का ही बल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो उनका चार्ज आवेश का जो साइन है वो ऋणात्मक और धनात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन भी हो सकता है दोनों का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।